Now our topic is vapor pressure in liquid solution. Now firstly students, we have to know what are vapors. Now vapors are is the state where a liquid at room temperature get boiled and converted into gaseous state. क्लियर. नाउ लिक्विड सॉल्यूशन बच्चे कब बनता है? लिक्विड सॉल्यूशन तब बनेगा जब आपका सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ओनली द सॉल्वेंट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशंस. नाउ if we add liquid in liquid or the solid in liquid, clear, or in the gas in liquid, such component maybe have one or more volatile components. Now what is volatile? Volatile means any substance in a solution that converted into vapor state. जनरली लिक्विड सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वोलाटाइल होते हैं. लेकिन सोल्यूट जो होता है वो मे बी, इट्स डिपेंड कि मे बी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल. सो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी सोल्यूशन. एंड व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, द सोल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट. क्लियर. नाउ here we discussing about the vapor pressure of liquid or solid in liquid. Now firstly vapor pressure of liquid solution. Vapors pressure means pressure exerted by vapors. अब liquid solution means your solute is liquid and your solvent is also the liquid, so the physical state of the solution is also the liquid. Now let us consider a binary solutions. तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? सपोज आपने एक सोल्यूशन कंसीडर किया है और वो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? बाइनरी. दैट वन बोथ द सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड. नाउ हेयर टू वोलाटाइल लिक्विड्स एंड बोथ आर द वोलाटाइल लिक्विड्स. मीन्स वोलाटाइल मीन्स जब भी आप उन दोनों को बॉईल करोगे तो सोल्यूट भी वेपर स्टेट में जाएगा और आपका सॉल्वेंट भी वेपर स्टेट में जाएगा. और उन दोनों को आप किससे डिनोट करेंगे? 1 and 2. व्हेन टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, जब इन दोनों दोनों ही सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स कंपोनेंट्स को आप क्लोज्ड वेसल में रखोगे, बोथ द कंपोनेंट्स गेट इवेपोरेट बिकॉज बोथ आर वोलाटाइल. इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज. तो नेचुरली बात है दोनों के बीच में एक जो इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा वेपर फेस और लिक्विड फेस में. कैसे? जब आप क्लोज्ड वेसल में बॉईल करेंगे तो कुछ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं तो दोनों ही बॉईल करेंगे. बॉईल करके वेपर स्टेट में जाएंगे, वेसल्स की वॉल से स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद उनका प्रेशर कम हो जाएगा, वापस कंडेंस होके वो नीचे जाएंगे. तो जब ऊपर जा रहे हैं तो इवेपोरेशन, नीचे आएंगे लिक्विड स्टेट में तो कंडेंसेशन. तो दोनों ही स्टेजेस के बीच में क्या हो जाएगी? एक तरह की इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगी. तो सपोज मान के चलो कि इस स्टेज पर व्हेन द बोथ द फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेज पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P टोटल एंड P1 एंड P2, that the partial vapor pressure of two components. Now partial vapor pressure means उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है that will be the P1 and the solvent की वजह से जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है that will be the P2. So the total pressure of that solution will be the P1 plus P2 and the mole fractions is X1 and X2 of these two 1 and 2 component. Now here one French chemist, Francois Martin Rolt, or generally commonly known as Rolt's law. अब उन्होंने रोल्स ने क्या किया था? एक हमें क्वांटिटेटिव मीन्स मेजरमेंट का एक रोल दिया था, एक रूल दिया था जो रिलेशनशिप बताता है और उस रिलेशनशिप को हम क्या बताते हैं? रोल्स लॉ. नाउ व्हाट इज रोल्स लॉ? बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर this chapter because they always come in your NCERT or CBSE exams. Now Rolle's law which states that, अब Rolle's law क्या हमें बता रहा है कि for a solution of volatile liquid, वो कहता है अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन हो और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हो? वोलाटाइल हो.
क्लियर? दोनों ही सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी वेपर स्टेट में जा रहे हों तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसी के ही मोल फ्रैक्शन के. So Rolle's law states that, what the Rolle's law states that when you are taking the volatile component of a solution, then partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of its component. Now P1 is directly proportional to X1, where P1 is the partial vapor pressure of component 1 that is exerted on the solution. भाई solution के ऊपर जो component 1 था उसकी तरफ से जो pressure लग रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? partial pressure. Now X उसी component का mole fraction. Now P1 is directly proportional to the X1. When you remove this proportionality sign, there is a constant and that constant is P1 naught. Now what is this naught? Because P1 I understand that the vapor pressure of the component 1. Where this naught means vapor pressure of pure component. Now here I'll clear you what is the pure component. Pure component means जब उस लिक्विड को आपने सॉल्यूशन के साथ नहीं, किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ नहीं, जब हमने उसको अकेले बॉईल किया होगा, खाली ओनली एंड ओनली उस एक सॉल्यूट को बॉईल किया होगा या फिर खाली अकेले एक सॉल्वेंट को बॉईल किया होगा, तब क्योंकि वो वोलेटाइल था तो वो किस स्टेट में गया होगा? वेपर फेस में गया होगा. तो उस वेपर फेस पे जाने की वजह से, क्योंकि रिएक्शन किसके अंदर हो रही है? क्लोज्ड वेसल के अंदर, तो प्रेशर उसके ऊपर क्या करेगा? जो वेपर उसके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा. क्योंकि वो वेपर प्रेशर किसका था? सिर्फ और सिर्फ उस प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का था, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? P1 naught. एंड सिमिलरली फॉर द component 2 where P2 directly proportional to X2, or you can say P2 is equal to P naught to X2. Clear this derivation? Now where P naught 2 represent the vapor pressure of the pure component 2. अब यहाँ से एक और लो आया. Now according to the Dalton law, now again अब after this Rolle's law, Dalton also explained the partial pressure. Now Dalton law of partial pressure, what this says? The total pressure over the solution phase. भैया आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ था, आपने क्या करा? एक बीकर लिया हुआ था, उस बीकर में सोल्यूट भी डाल दिया, सॉल्वेंट भी डाल दिया, उसको गर्म करने रख दिया, और बीकर को आपने क्लोज रखा हुआ है, उसको लिड से कवर करके रखा हुआ है. तो वो कहता है जो टोटल प्रेशर उसके ऊपर उस सॉल्यूशन के ऊपर एग्जर्ट करेगा वो दोनों का सम होगा. कैसे? जो सोल्यूट की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था और जो सॉल्वेंट की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था. नाउ हियर द P total is equal to P1 plus P2. Clear? Now by putting the values of P1 and P2 in this equation 1.14, then we get the total pressure that X1 P1 naught plus X2 P naught 2. Clear? Now by this I will know that total mole fraction of any solution is equal to 1. We have studied in the mole fraction topic that जितना भी mole fraction होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों एडिशन किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. तो we can calculate the mole fraction of one component, that is will be the X1. Now X1 is equal to 1 minus X2. Now put this value in this equation. Now in spite of X1 we can use 1 minus X2 P1 naught plus X2 P naught 2. Now multiply the P1 naught by both the value, then you will get P1 naught plus P naught 2 minus P1 naught bracket 1, that will multiply by X2.
Now this is called the Rolle's law or the Dalton law of partial pressure. Now from this equation हमने ये conclusion निकाला. So the following conclusion can be drawn from this equation. First, क्या कंक्लूजन निकाला बच्चा आपने इस वेपर प्रेशर से, इस टोटल वेपर प्रेशर से, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर, वो हमेशा किसके साथ रिलेट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द वन कंपोनेंट. सी दिस ओवरऑल इक्वेशन में आपने एक ही कंपोनेंट लिया है. यू कैन टेक एनी सोल्यूट कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन और यू हैव टू टेक एनी दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो इस इक्वेशन से ये चीज़ पता चली कि एक तो टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंपोनेंट हो, कोई भी एक कंपोनेंट उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर सकता है. तो यहाँ से हमें ये बात भी पता चली, सपोज बच्चे अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है और हमें वो न्यूमेरिकल ये बताता है कि दैट यू हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, सपोज यू हैव द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट, है ना, और यू हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ओनली एक का आपको दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते और हम उसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी कैन कैलकुलेट बाय दिस यूजिंग रिलेशनशिप. नो सेकेंड हमें क्या चीज़ पता चली, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज इन लीनियरली, हमेशा लीनियरली मूव करेगा विद द मोल फ्रैक्शन. मीन्स हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. मीन्स अगर किसी का वेपर प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो वी कैन प्लॉट ए ग्राफ वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस मोल ग्राफ फ्रैक्शन. इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ. नाउ now next third point, that what conclusion that we have drawn from this equation, that the third point is depending on the vapor pressure of the pure components 1 and 2. अब हम वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स के अगर हम डिपेंड करें प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर पर, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज with increase in the mole fraction of component 1. कि क्या डिपेंड करता है, वो क्या कहना चाह रहा है कि किसी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, जो वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का, चाहे वो कंपोनेंट 1 हो चाहे वो कंपोनेंट 2 हो, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्यूशन के ऊपर, या तो वो डिक्रीज करेगा और इंक्रीज. लेकिन डिक्रीज इंक्रीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर. सो बाय ड्राइंग दिस 3 ऑब्जर्वेशन वी कैन प्लॉट अ ग्राफ. नाउ हेयर प्लॉट ऑफ ग्राफ इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. बाय दिस ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट vapor pressure versus mole fraction graph comes out to be straight line. Clear? Graph comes out to be straight line. So this in this a plot of P1 और P2 versus mole fraction. अगर हम P1 को प्लॉट करें या P2 को प्लॉट करें किसके वर्सेस, मोल फ्रैक्शन के वर्सेस, तो इट बी अ लीनियर plot as shown in this diagram, 1.3 diagram. Now these lines 1 and 2, see this line 1 and 2, clear? These line 1 and 2 passes through the points for which x1 and x2 are equal to unit. अब x1 and x2 जिस पॉइंट्स पे these lines जो हैं वो पास कर रही हैं, पॉइंट से पास कर रही है, और जिस पॉइंट से पास कर रही हैं तो वो आपकी वैल्यू क्या कहलाएगी, x1 x2 जो है वो इक्वल होगी यूनिटी के. सिमिलरली द प्लॉट लाइन 3, एंड व्हाट इज दिस लाइन 3, टोटल प्रेशर वर्सेस x2. ठीक है, तो सिमिलरली द प्लॉट लाइन 3 ऑफ द टोटल प्रेशर वर्सेस x2. अगर हम टोटल प्रेशर वर्सेस x2 करते हैं तो इससे क्या निकल के आएगा, वर्सेस x2 इज ऑल्सो लीनियर. देखो थर्ड लाइन इज ऑल्सो द लीनियर. नाउ हेयर द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज P1 नॉट. तो यहाँ पे देखा जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो P1 नॉट की है और मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, P नॉट 2 की है. अज्यूमिंग द कंपोनेंट 1 इज लेस
वोलाटाइल देन कंपोनेंट 2। अगर हम ये अज्यूम करते हैं जो वोलाटाइल 1 है, क्योंकि फिर दैट मीन्स वोलाटाइल है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कम पाएगा। ये वोलाटाइल है, सेकेंड कंपोनेंट वोलाटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा पाएगा। इसलिए आपने लाइन में P1 को तो नीचे लिखा हुआ है और P2 को ऊपर लिखा हुआ है। Now the composition of the vapor pressure phase is equilibrium with the solution is determined. अब composition जो vapor phase में होगी equilibrium के साथ होगी, किसके साथ? solution के साथ, by the partial pressure of the components. So suppose Y1 and Y2 are the mole fraction of the component 1 and 2. जो Y1 Y2 है वो मोल फ्रैक्शंस है, किस फेज में है? 1 and 2 के वेपर फेज में। तो यूजिंग डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P1 is equal to Y1 total pressure and P2 is Y2 total pressure. So in generally we can say P partial pressure of any component is equal to mole fraction of any component multiplied by total. Clear? Now here we can calculate the composition of any component in a volatile solution of by vapor phase. We can easily calculate the composition in vapor phase. So by this, using this equation 1.19. Now here your one numerical, that vapor pressure of the chloroform formula CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin R. भाई वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और वेपर प्रेशर किसका? डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, 298 केल्विन पर 200 mm Hg और 415 mm Hg होता है। तो हमें क्या निकालना है बच्चे? तो कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें वेपर प्रेशर तब निकालना है जब हम 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन के अंदर ऐड कर देते हैं। एंड हमने ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, लेकिन कब निकालना है? नॉट इन द लिक्विड फेज, इन द वेपर फेज। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि वेपर प्रेशर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन के ऊपर निकालना है। तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन। नाउ मोल कैसे निकाल सकते हैं? बाय W/m. Now firstly we have to take chloroform or we can use dichloromethane. Now the molar mass of dichloromethane is 85 and the molar mass of this chloroform is 119.5 gram per mole. Now the moles of dichloromethane or that is dichloromethane and the chloroform by W/m, where W is the given weight, M is the molar mass. हमारे पास अभी है ये। So moles of dichloromethane, that is 40/85, comes out to be 0.47 and moles of chloroform 25.5 divided by 119.5 is equal to 0.213 moles. So the total moles 0.47 plus 0.213, which comes out to be 0.683 mole. Clear? 0.683 mole. Now here, now we can easily calculate mole fraction. Now mole fraction of dichloromethane, moles of dichloromethane upon my total moles, 0.47 divided by 0.683 comes out to be 0.68, and moles of this mole fraction of this chloroform, that minus the moles of this dichloromethane from 1. So 1 minus 0.68 give rise to be 0.312. Now by using this two values we can now अब easily calculate कर सकते हैं हम total pressure, and total pressure equation by the Rolle's law, P1 naught plus P2 naught minus P naught 2 P1 naught x2. Now P1 naught, I told you 200 plus 415 minus 200 multiply by 0.688, and by solving this equation you will get 347.9 mm Hg. Now the question number 2, using this relation 2.19, अब हमें क्या करना है? वेपर फेस में क्या निकालना है आपको? कंपोजिशन। नाउ
How can we calculate? Now partial pressure in the vapor phase is equal to the mole fraction multiplied by total, and we have to calculate the mole fraction, then partial pressure of that volatile solvent or solute divided by total. Now total आपने अभी निकाल ही लिया है. Now pressure of this diachloroethane कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द रोल्स लॉ. अब रोल्स लॉ क्या कहता है कि भाई हम मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? उसके प्योर कंपोनेंट के, किससे? सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट से. तो 0.688 मल्टीप्लाई बाय 415 and it comes out to be 285.5 mmHg. Same here, you can calculate the this pressure of this chloroform and it comes out to be 62.4. Now by dividing this, कैसे डिवाइड करेंगे बच्चे? partial pressure divided by total and you will get the solute, you will get the composition of solute or the solvent and it comes out to be 0.82 and 0.18. Clear? Now here you can see this, जो डाइक्लोरोमीथेन है is more volatile component than chloroform. तो अभी तो हमने नोटिस किया जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो 415 था, किसके लिए? डाइक्लोरोमीथेन का. और क्लोरोफॉर्म का किसका था? 200 mmHg. एंड वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिचर इन, और जो हमें देखा वेपर प्रेशर में भी सबसे ज़्यादा किसका आया है? किसका? डाइक्लोरोमीथेन का. एंड इट कम्स आउट टू बी 0.82. तो इट मे बी दस बी कंक्लूडेड दैट एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज रिच. तो हम इक्विलिब्रियम में, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे तो भी हमें ये समझ में आएगा कि जो वेपर फेस आएगा, वेपर फेस होगा तो वो वेपर फेस किसकी वजह से ज़्यादा आएगा? जो कंपोनेंट मोर वोलाटाइल होगा. आई होप यू क्लियर दिस न्यूमेरिकल. नाउ नेक्स्ट इज रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. भाई रोल्स लॉ एक स्पेशल केस किसका है? हेनरी लॉ का. Now according to the Rolle's law, vapor pressure of the volatile component in a given solution is given by, जो Rolle's law क्या कहता है? जो वेपर प्रेशर होगा ना किसी भी volatile component का solution के ऊपर, we can easily calculate by using the Rolle's law that partial pressure of that component 1 is equal to mole fraction of component 1 multiplied by the vapor pressure of pure component. Now in the solution of a gas, अगर हम सोल्यूशन ले रहे हैं गैस का, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, तो तब हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ दैट दिस कंपोनेंट और प्रेशर ऑफ दैट solution is equal to mole fraction of that component multiplied by Henry constant. So by this comparing this both the equation that for Rolle's law and Henry law, it seems that the partial pressure of volatile component, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा और गैस का, भाई पार्शियल प्रेशर आप किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का ले लो या फिर गैस का ले लो, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एंड बस देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस कि इन द केस ऑफ गैस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH, बट इन केस ऑफ रोल्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज P10. Clear? Now I hope you will understand the partial pressure or the total vapor pressure of the component. Now here the next topic is vapor pressure of the solution of solid and liquid. बच्चे इससे पहले हमने क्या किया था? अगर किसी लिक्विड को लिक्विड के अंदर ही डिज़ोल्व कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करेंगे. ठीक है. Now there is another important class of solutions. This is that is consist of solid dissolved in liquid. अब हमने कौन सी क्लास लेनी है कि सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व किया है? लिक्विड के अंदर. तो हम 1 by 1 स्टेप चल रहे हैं बच्चे. जब हमने गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड के अंदर तो गैस सॉल्यूशंस, और यू कैन से द लिक्विड सॉल्यूशंस. गैस को हमने किसके अंदर डाला था? लिक्विड. तो हेनरी लॉ यूज़ किया था. नाउ अब फिर हमने पढ़ा कि हमने लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है तो हमने रोल्स लॉ पढ़ा था. नाउ हियर अगेन वन मोर टॉपिक. अगर हम किसी सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं? लिक्विड के अंदर. क्लियर? नॉट डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, यूरिया है, केन शुगर है, आयोडीन है, सल्फर है. अगर हम इसको किसके अंदर ऐड कर दें? कार्बन डाइसल्फाइड CH2.
सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? न्यू नॉट डेट द सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा. तो फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर. नाउ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज. आपको पता है कि किसी भी कंपोनेंट में लिक्विड जो होता है किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइज होना शुरू हो जाएगा अंडर इक्विलिब्रियम. अब एक इक्विलिब्रियम भी आएगा और उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हमने क्या बोल, उसी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया? वेपर प्रेशर. क्लियर? इन अ प्योर लिक्विड entire surface is occupied by the molecules of the liquid. See this two diagram. Here the diagram A and B. See this. In A में क्या कह रहा है? वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है. क्या ये प्योर सॉल्वेंट क्लोज्ड वेसल में हो रहा है. प्योर सॉल्वेंट को बॉईल करा तो आपने देखा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसके ऊपर जो वेपर्स बन के सॉल्वेंट गया है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो ज़्यादा है. और वो ज़्यादा किसकी वजह से है? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से. नाउ हमने ये देखा कि जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिक्स कर दिया तो अब जो सरफेस है उसके ऊपर सोल्यूट का पार्टिकल भी होगा और किसका पार्टिकल होगा? सॉल्वेंट का पार्टिकल भी होगा. लेकिन अब जो सॉल्वेंट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस लिक्विड के ऊपर वो कम हो गया है. क्लियर? नाउ हम देखते हैं प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. कि अगर प्योर है तो पूरी की पूरी सरफेस किसने ले ली है? उस लिक्विड के वेपर्स ने. लेकिन अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, कि जो वेपर प्रेशर आ रहा है अगर क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो वेपर स्टेट में नहीं जा रहा है. अब वो वेपर स्टेट में जाएगा ही नहीं तो उस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर आएगा किसकी वजह से आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा. तो यहाँ पे हमें पता चला कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी लोअर. अब इस केस में जो लोअर आएगा किससे? लोअर होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर. उसी टेम्परेचर पर जो प्योर कंडीशन में जो सॉल्वेंट प्रेशर लगा रहा था उससे कम होगा. In this solution, the surface is both solute and the solvent molecules. So thereby the fraction of the surface covered by the solvent molecules get reduced. अब जिसमें सोल्यूट भी था प्लस सॉल्वेंट भी था तो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा उसका फ्रैक्शन क्या होने लग जाएगा? कम. Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface reduced. अब वो जो सरफेस से जो मॉलिक्यूल एस्केप करके ऊपर जा रहे थे ताकि वेपर प्रेशर एक्सर्ट होए वो भी क्या होने लग गया? रिड्यूस्ड. तो ये जो डिक्रीज़ हुआ है वेपर प्रेशर का किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर. किसकी वजह से? सोल्यूट की वजह से. उसको अब हम नाम देंगे लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. क्लियर? उसको हम क्या नाम देंगे? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो जो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा? कि आपने सोल्यूट कितना ऐड किया है. फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज to 1 kg of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water at same temperature. So the Rolle's law in its general form can be states that for any solution the vapor pressure of each volatile component, भाई किसी भी सॉल्यूशन पे जो वोलाटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. सो इन द बाइनरी सोल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट. बाइनरी सोल्यूशन हम सॉल्वेंट को तो 1 करेंगे और सोल्यूट को किससे डिनोट करेंगे? 2 से. क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसकी वजह से करेगा? ओनली सॉल्वेंट की वजह से. सो द P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द solution and x1 is the mole fraction. So here P1 is directly proportional to the x1 and proportionality sign remove, then you will get P1 is equal to x1 P1 naught, and where the P1 naught is the vapor pressure of that solvent in the pure state. Now here the P1, because the vapor pressure does not exerted by the solute, so the P1 is also the vapor pressure of the solution. By plotting the graph you will get the vapor pressure versus mole fraction. You will get the straight line graph
एंड जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब टच करेगी लाइन को, एंड यू विल गेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर solvent. So I hope student you will understand the Rolle's law by using this two components binary solution, and you can easily calculate the vapor pressure or the partial pressure of each component, and also you can calculate the mole fraction. Hello friends, today my topic is ideal and non-ideal solutions related with chapter solution, class 12 chemistry. Now what are ideal and non-ideal solutions? Now students, in the last session we are discussing about the vapor pressure of volatile solutes or the non-volatile solutes by Rolle's law. Now what are ideal solutions? The solution which obey Rolle's law. वो solutions जो किसको obey करते हैं बच्चे? Rolle's law को. Now I have told you earlier that what is Rolle's law? Rolle's law, that is partial pressure of any gas in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in a solutions. तो कोई भी solution अगर Rolle's law को obey करता है under the entire range of concentration, now that is called the ideal solutions. Now the ideal solutions have two different properties. Ideal solution की two other important properties होती हैं. एंथैल्पी, फर्स्ट इज एंथैल्पी एंड सेकेंड इज द वॉल्यूम. नाउ द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जब आप मिक्सिंग करते हो प्योर कंपोनेंट्स की तो जो एंथैल्पी चेंज होता है इट शुड बी ज़ीरो and the volume change should be also the zero. In other words, you can say is that del H mixing is equal to 0 and del V mixing is equal to 0. It means no heat is absorbed or evolved. If the enthalpy change is 0 बच्चों, that means ना तो heat absorb हुई है ना ही heat evolve हुई है. When the component are mixed, also the volume of the solution would be equal to the sum of the volumes of two components. और आपकी जो वॉल्यूम चेंज है वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए? ज़ीरो. दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम. एट मॉलिक्यूलर लेवल, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करें तो आइडियल बिहेवियर द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स. तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो हम आइडियल सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सपोज वी कंसीडर टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी. नाउ इन द प्योर कंपोनेंट्स, व्हेन दीज टू आर नॉट मिक्सड विद ईच अदर, pure component means when these two components A and B are not mixed with each other, the intermolecular attractive interaction will be the type maybe AA and BB. when क्या मतलब है बच्चे इसका? जब A और B की मिक्सिंग नहीं होती है, when they are in the pure state, so their intermolecular interaction is the AA and BB. Whereas in the binary solution, in addition of these two interaction, AB type of interaction will also be present. अगर जब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं तो AB टाइप की इंट्रैक्शंस जो होती है वो प्रोड्यूस होती हैं. इफ़ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन AA एंड BB आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन AB, और जैसे मिक्सिंग से पहले जो इंट्रैक्शंस होती है वो इक्वल होती है मिक्सिंग के बाद. मीन्स जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन AA और BB में थी वही इंट्रैक्शन अब किसके इक्वल है? A और B. नाउ दैट मीन्स व्हेन दे आर इन द रिएक्टेंट स्टेट they have the same intermolecular attraction, or when they are in the product state they have also the same intermolecular interaction. This leads to the formation of ideal solution. Now ये अब किसको बना देंगे? अब ideal solutions को बना देंगे. Now perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. For examples, normal hexane and normal heptane. अगर नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को ऐड किया जाए तो दे बिहेव एज ए आइडियल सॉल्यूशन. ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, अगर इनकी मिक्सिंग करें तो दे भी कैसे बिहेव करते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस. बेंजीन एंड टॉल्विन, बेंजीन और टॉल्विन भी कैसे बिहेव करते हैं? एज अ आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब जब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या? when a solution does not obey Rolle's law over the entire range of concentration, जो किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी एंटायर रेंज की कंसंट्रेशन पर Rolle's law को obey ना करें,
तो वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. Now the vapor pressure of such solution is either higher or the lower than predicted by the Rolle's law. बच्चों, जो वेपर प्रेशर हम रोल्स लॉ की इक्वेशन के हिसाब से निकालते हैं, या तो उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर निकलता है या फिर उससे कम निकलता है. अगर ज़्यादा निकलता है वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, द सोल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन. और अगर वेपर प्रेशर कम है रोल्स लॉ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन from Rolle's law. The plot of the vapor pressure as a function of the mole fraction for such solutions are shown in this diagram. Here is the vapor pressure versus mole fraction that I explain you in the Rolle's law, that vapor pressure versus mole fraction, it should be comes out to the linear graph. Clear? Now here you see some maxima and there is one in the minima. So first A part show the vapor pressure of the solution जो comes out to be more than according to the Rolle's law, and in second part you will see this vapor pressure of the solution comes out to be lower than predicted by the Rolle's law. So one show positive deviation and another show negative deviation. नाउ द कॉज ऑफ दिस डेविएशन, जो ये हो क्यों रहा है रोल्स लॉ के, अगर हम रोल्स लॉ की स्टडी करते हैं तो उससे या तो ज़्यादा आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है. तो ऐसा हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ द इंट्रैक्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल. अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी स्टडी करके देखते हैं. सपोज वी हैव अनदर टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी. ठीक है, आफ्टर इंट्रैक्शन विद द ए एंड बी देयर अनदर प्रोडक्ट दैट विल बी द इंट्रैक्शन ए एंड बी. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम रोल्स लॉ, तो देन हम क्या कहेंगे, जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीकर है किससे, ए और बी से. अब ऐसे केसेस में अगर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन वीकर हो गई तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगी वो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में कैसी है, वो वीकर है देन दोज ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. भाई जो आपने पहले सॉल्यूट लिया हुआ था उसकी इंट्रैक्शन सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन से वीकर इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है किसके अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंट्रैक्शन. This means that in such solutions, moles of A or B will find it easier to escape than in pure state. इसका मतलब चाहे वो मॉलिक्यूल्स A के हों चाहे वो B के हों, वो easier जो हो जाएंगे, escape हो जाएंगे than in the pure state. अगर प्योर स्टेट में जब वो एस्केप होते हैं उससे भी जल्दी, उससे भी ईजी तरीके से एस्केप हो जाएंगे. नाउ दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर. अगर जल्दी वो अपने सॉल्यूशंस को, अपने सोल्यूट को, अपने लिक्विड को छोड़ के जब अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. नाउ अब इसको बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया. नाउ फॉर द एग्जाम्पल्स, इथेनॉल एंड एसीटोन. Example is the ethanol and acetone. Ethanol CH3 CH2OH and acetone CH3CO CH3. Behave in this manner. Pure ethanol, जब हम प्योर इथेनॉल की बात करती हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन. यू नो डैट इथेनॉल हैज़ द ऑक्सीजन विच इज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड सो दैट दिस अट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ another ethanol molecule and produce the hydrogen bonding. Now जब आप इस इथेनॉल में एसीटोन को मिक्सअप करेंगे, इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल. इथेनॉल के बीच में कौन एंटर कर जाएगा, एसीटोन मॉलिक्यूल, एंड ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैम. पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी लेकिन उस बॉन्डिंग को तोड़ के दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन आ गया है, एसीटोन, जिससे बॉन्डिंग वीक हो चुकी है. अब वो वीक हो गई है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म होएगा बाय गिविंग द हीट. तो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इंट्रैक्शन द सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ. In a solution formed by adding carbon disulfide. अब अगर कोई सोल्यूशन किससे बना रहे हो आप, कार्बन डाइसल्फाइड को, CS2 को किस में डाल रहे हैं, एसीटोन में. नाउ द डायपोलर इंट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर. जो इंट्रैक्शन अब इस केस में भी कैसी हैं, वीकर है. सो दे अमंग द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. दिस सोल्यूशन इज ऑल्सो शो द पॉजिटिव
डेविएशन। कहने का मतलब है बच्चे कि जो आप सोल्यूट ले रहे हो, जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो, अगर उनकी इंट्रैक्शन कि इनको अगर आप कंबाइन करेंगे, इनका मिक्सिंग करेंगे, तो दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो बनता है उसकी इंट्रैक्शन अगर आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन से कम होती है तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन. Now, non-ideal solutions. Now, very solution does not obey Rolle's law over the entire range of concentration. As I have told you earlier कि जो non-ideal solutions होते हैं over range तक Rolle's law को follow नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Non-ideal solutions. And it may be positive deviation and it can be show the negative deviation. Now, positive in my last lecture I can explain the positive deviation, but in now I will explain negative deviation from Rolle's law. Now in case of negative deviation, intermolecular attractive forces between reactant, that means the solute and the solvent, that will be AA, BB. Suppose AA is your solute and BB is your solvent, so the interaction is AA and BB. These are the weaker. Then from the AB interaction means solvent have the weaker interaction, but the solution is formed which have the stronger attraction than the solute and solvent. In this case, vapor pressure of the resulting solution is lesser than the observed by the Rolle's law. So they show the negative deviation. For example, in this type of the mixture of phenol and aniline. Now, if you take the mixture of the phenol and aniline, now proton and lone pair of nitrogen, जो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है एटम ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन द रिस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. Similarly, a mixture of chloroform and acetone, chloroform or acetone form a solution with negative deviation from the Rolle's law. Now, how is it possible? See the structure of the chloroform, CH3, CO, CH3. From the acetone, when you mix the chloroform in the mixture of the acetone, then you notice that there will be the formation of hydrogen bonding between the oxygen of the acetone and hydrogen of the chloroform, which is very strong. So large amount of heat is required for the breakage of the bond. So the vapor pressure is low because the less number of vapors are formed by the solution. Thus decrease the escaping tendency of molecules. अब जो है वो molecules heat होने के बाद वो vapor state में नहीं जाएंगे या फिर कम जाएंगे. So due to this vapor pressure and decreases और resulting solution क्या होगा? Negative deviation from the Rolle's law. Now some liquids on mixings. Now अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे एजियोट्रॉप्स. अब वो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ठीक है ना, कुछ लिक्विड मिक्सिंग के बाद, और वो लिक्विड्स कैसे होने थे? बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन. उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है और किसमें? लिक्विड फेस में भी और वेपर फेस में भी. एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. बेटा कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको आप मिक्स करते हो तो मिक्सिंग होने के बाद उनकी जो कॉम्पोजिशंस होती है वो लिक्विड फेस में भी सेम रहती है और गैसेस फेस में भी सेम रहती है और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स. Now azeotrophs in such cases it is not possible to separate the component by fractional distillation. तो जिन आपने मिक्सचर जो लिया है यानी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया है आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ यू नो दैट व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? रिपीटेड इवेपोरेशन एंड कूलिंग ऑफ द मिक्सचर एंड बाय द सेपरेशन ऑफ दिस लिक्विड बाय ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. नाउ द टू टाइप्स ऑफ azeotrophs, minimum boiling azeotrophs and the maximum boiling azeotrophs. Now solution show a large positive deviation from Rolle's law. जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. क्योंकि उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाते हैं बच्चे? बॉयल हो जाते हैं. तो वो जल्दी जल्दी वेपर फेस पे चले जाते हैं. तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा और वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एज ए स्पेसिफिक composition. Now for example, ethanol water mixture.
जो कि हम किससे बनाते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के मिक्सचर से। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है जिसके अंदर क्या होता है 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। वंस दिस कॉम्पोजिशन नोन एज एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप, हैज़ बीन अचीव्ड। द लिक्विड एंड वेपर फेज, अब इसमें लिक्विड फेज हो चाहे वेपर फेज हो, इसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है और इसको हम आगे फर्दर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नाउ द सोल्यूशन डेट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, और वे सोल्यूशन जिनका क्या होता है बच्चे, नेगेटिव डेविएशन कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन मीन्स वेपर प्रेशर कम है, और वेपर प्रेशर कम इसका मतलब उसको ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ रही है उस मिक्सचर को बॉयल करने के लिए। वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, कम, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। नाउ दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। In this class, the azeotrops has, in this case, azeotrop has the approximate composition 68% nitric acid and 32% water by mass with a boiling point of 393.5 Kelvin. Now these are called the maximum and the minimum boiling azeotrops. Now next topic is colligative property. तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बाय एक्सप्लेनिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बाय वी नोइंग दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कॉलिगेटिव को स्टडी करके बच्चे आप ये निकाल सकते हो आपने कौन सा सोल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की है बाय कैलकुलेटिंग इट्स मोलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या निकालने में हेल्प करेगी, मोलर मास ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूट। नाउ वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। हमने पढ़ा है अभी कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का वो कम हो जाता है, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब आप उसके अंदर क्या ऐड करते हो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट। सो दैट द मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ हो रहा है ना वेपर प्रेशर, इनसे कनेक्ट करती हैं। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, नंबर 1 रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, depression in freezing point, elevation in boiling point, osmotic pressure. These are the colligative property. Now you have to study all these 4 colligative property with detailed explanation. Now all these property depend upon the number of solute. ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं कि आपने कितना सोल्यूट लिया है, मीन्स द नंबर ऑफ सोल्यूट। इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने किस नेचर का सोल्यूट लिया है या आपने कौन सा सोल्यूट लिया है। क्लियर? तो ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना कॉलिगेटिव लैटिन मीन्स है, ना लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है टुगेदर, means to bind. In the following section we will discuss only the property one by one. Now here is the relative lowering of vapor pressure. Now in the earlier section that I have explained you that how can the vapor pressure of the solution changes when you add non-volatile solute in a volatile solvent. तो मैंने आपको बोला था बच्चे कि जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो वोलाटाइल सॉल्वेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एस्केप टेंडेंसी जो होती है वो कम होने लग जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से है, और वो जितना कम हुआ है उसको बोलते हैं लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। सो vapor pressure of the solvent in a solution is less than that of the pure solvent. Now the rules established that the lowering in the vapor pressure only depend upon the concentration of the solute particles. तो रोल्स ने ये बताया कि ये जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर या पर्टिकुलर लिक्विड पर वो किससे एक्सप्लेन किया गया है, ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स।
Clear? Now a relationship can be established between the vapor pressure as from the Rolle's law, that is partial pressure of that component or solvent component is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of the component at pure state. Now we know that by knowing the mole fraction we can easily calculate it. Now P1 is equal to, in case of x1 we can write it 1 minus x 2. Now we can write it x P1 is equal to x2 P1 naught, because we can calculate the mole fraction of any solute or any solvent if we know the mole fraction of only one part. Now in the solution containing several non volatile solutes, अब जिन solution में बहुत सारे non volatile solutes हैं, lowering vapor pressure किस पे depend करेगा, जितने भी आपके volatile solutes डाले उनके mole fractions पर. Now the equation may be write as del P1 अपॉन में P1 नोट. नाउ डेल मीन्स चेंज, किस में चेंज, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एट प्योर स्टेट विच इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस P1 अपॉन में P1 नोट. Now P1 naught means partial pressure of a component in pure state, P1 partial pressure of that component on a solution, which is equal to mole fraction of solute, where x2 is the solute and 1 is for the solvent. Now this expression on the left hand side of the equation as mentioned earlier is known as relative lowering of vapor pressure. इस इक्वेशन को बच्चे हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. Now we can write the x2 is n2 by n1 plus n2, because we know that now x2 is the mole fraction of solute. So what is the formula for the mole fraction? That will be the number of moles of solute upon में total number of moles. Now here the n1 and n2 are the number of moles of solute and solvent. Since n2 is very less than the n1, so we can neglect the n2 in denominator. So overall equation may be P1 naught minus P1 upon में P1 naught which is equal to n2 by n1. Now we know that how can we calculate the number of moles, that is W by M, that is W by M, where n2 is the number of moles of solute, n1 is the number of moles of solvent. So by knowing all the values P1 naught, P1 or W2, W1 and M1, we can easily calculate the M2, where M2 is the molar mass of solute. Now next property is the elevation in boiling point. एलिवेशन का मतलब होता है बेटा बढ़ना. एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना. किसका बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना. यानी जब आप किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हो, किसी भी लिक्विड को आप बॉईल करेंगे तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूट के डलने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है. ठीक है, और वो जो इंक्रीज़ हुआ है ना टेम्परेचर जितना भी, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सपोज इन माई डेली रूटीन लाइफ वी कैन गिव यू एन एग्जाम्पल दैट वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन यू ऐड salt in that water, this water does not boil at 100 degree Celsius, but this water boil at more than 100 degree Celsius, maybe 102, maybe 103, maybe 104. So this increase, whether this increase may be only the 1 degree Celsius or 2 degree Celsius or 3 degree Celsius, this 1 to 3 degree Celsius is the elevation in the boiling point. Now the vapor pressure of the liquid increases with the increase of temperature. We know that किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता चला जाएगा. इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? In daily routine we know that for example this water boil at 100 degrees Celsius, alcohol boil at 80 degrees Celsius. Now what does it means 80, 100, what does it means? That means कोई भी एक लिक्विड जब बॉयल होता है, और वो तब बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और उस केस में वो उबलना शुरू हो जाता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल बॉयल एट
वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वी ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, हम वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है जब हम क्या डालते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये भी हमने पढ़ा था। तो दिस variation of the vapor pressure of the pure solvent and the solution as the function of the temperature means vapor pressure pure solvent या जो solution हो रहा है वो decrease हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, temperature की वजह से। तो vapor pressure of the aqueous solution of sucrose, for example अगर हम लें कि जो vapor pressure होता है ना aqueous solution of sucrose का is less than 1.013 bar at 373.15 Kelvin. In order to make the solution boil, its vapor pressure must be increased to. तो अगर मुझे इस सोल्यूशन को बॉईल करना है ना बच्चे, तो इसका वेपर प्रेशर किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1.013 बार के, बाई रेजिंग द टेम्परेचर, वो हमेशा टेम्परेचर बढ़ा कर होएगा। तो अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होता है। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस डायग्राम। नाउ बाय प्लॉटिंग द ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, नाउ वी नो दैट टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ रिगार्डिंग विद द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो होता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट मीन्स वो बनना शुरू हो जाएगा। नाउ हियर वी टेक टू लाइन्स, वन इज ब्लू लाइन एंड वन इज दिस रेड लाइन। रेड लाइन्स डिनोट सॉल्वेंट एंड ब्लू line denote solution. Suppose there is a one temperature that we boil these two liquids, solvent and solution. Now these liquid, when they start boiling, when they get boil and boil and boil, a temperature rises. A point is coming that on that point, on that temperature, its vapor pressure equal to the boiling atmospheric pressure. नो जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उनकी बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगी। हेयर द 2 points द शोन इन दिस डायग्राम, दैट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ फाइंड आउट दिस टेम्परेचर। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज TB0, where TB is the boiling point of pure solvent and boiling point of the solution, that is TB. TB is the boiling point of solution. Now अब see this diagram कि जो pure solvent का temperature था वो कम है as compared to the solution. Solution का जो boiling point है वो greater than है किससे, solvent से, pure solvent से. Now the difference between these two temperature, solution का कितना बड़ा है और कितना उसका था प्योर का। सपोज़ मैं आपको कहती हूँ कि वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सपोज़ आपने NaCl उसके अंदर ऐड कर दिया है, तो जब NaCl ऐड करने से सपोज उसका टेम्परेचर हो गया, वो बॉईल होएगा 105 डिग्री सेल्सियस पे। सो द 105 इज़ द वेपर प्रेशर, और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution, and 100 is the boiling point of the water but at the pure state. Now differences of these two temperature means 105 minus 100 and it comes out to be 5 degree Celsius. Now here the 5 degree Celsius is the elevation of boiling point. नाउ द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों के टेम्परेचर को डिफरेंसेस निकाल के। नाउ डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट फॉर द डिल्यूट सोल्यूशन, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो किसके लिए है, डिल्यूट सोल्यूशन मीन्स आपने पानी एक्सेस में लिया हुआ है। नाउ द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, नाउ हेयर वी कैन सेज दैट जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो, जो डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट करा, नाउ दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म। नाउ द कंसंट्रेशन इज मोलैलिटी, वी कांट टेक द वॉल्यूम बिकॉज द वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है, सो वी विल टेक द मोलैलिटी। तो del TB directly proportional to the molality. Now once you remove this proportionality sign, and the proportionality sign is KB, and you will take the constant, and the constant is KB, where KB is the boiling point elevation constant or molar elevation constant or abelioscopic constant.
Clear? Now all these three are the same but time. Now if we want to define the this constant, then molality of the solution taken as unity. When you take the molality of the solution is 1 kg, that means here the elevation in boiling point is equal to the constant. Now the unit of kb is Kelvin kilogram per mole. The value of the kb for the same common solvents is given in this if W2 gram of the solute. Now if we can easily calculate the molar mass of the solute by this using the formula. And what is the formula for the molality? Now molality का formula क्या होगा, क्योंकि molality किस पे डिपेंड कर रही है, solute पर. तो solute के लिए molality कैसे निकाली जाती है, W/m into 1000 upon में weight of the solvent in kg. Now using this formula, apply in this elevation in boiling point, now you can easily calculate the molar mass of the solute. So the del TB यानी elevation in boiling point is equal to abelioscopic constant multiply by 1000 multiply by weight of solute upon में molar mass of the solvent multiply by weight of the solvent. तो we can easily calculate the molar mass. Thus अगर हमें अब मोलर मास निकालना है किसका, सोल्यूट का, मास ऑफ द सोल्यूट इज़ नोन, मास ऑफ द सॉल्वेंट इज़ टेकन एंड डेल टी बी इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. अगर आपको सोल्यूट का निकल जाएगा, अगर आपको सॉल्वेंट का पता हो, एक्सपेरिमेंटली डेल टी बी हम फाइंड आउट करेंगे एंड के बी इज़ ऑल्सो एज नोन. सो वी कैन ईजली कैलकुलेट द मोलर मास. Now next is your depression in freezing point. Now third colligative property is the depression in freezing point or depression of the freezing point. Depress कम, depress का मतलब कम, यानी freezing point को कम कर देना. Now the अब वही सेम बात आ गई कि अब हमें क्या करना है कि सपोज़ मैंने क्या करा, एक मैंने वाटर को फ्रीज़र में जो फ्रीज़ आउट होने के लिए रखा और एक मैंने वाटर में क्या डाल दिया, नमक डाल के इसको फ्रीज़ आउट करने के लिए रख दिया. नाउ जो डिफरेंसेस आएगा उस डिफरेंसेस को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट. योर ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव नोटिस दैट इज कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ द लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कॉज लॉवरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट. अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. मीन्स अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज़ आउट होता है तो 0 से भी कम पर वो क्या करेगा, फ्रीज़ आउट होगा. ठीक है, यानी देर से वो फ्रीज़ आउट होगा. Now as compared to the pure solvent, so we know that the freezing point of a substance solid phase is dynamic equilibrium with the liquid phase. हमें पता है जब भी कोई सब्सटेंस फ्रीज करता है तो उस टाइम पे उसका सॉलिड फेज किसके इक्विलिब्रियम में होता है, लिक्विड फेज में. दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस में भी डिफाइंड एज द टेम्परेचर. कैसे डिफाइन करोगे, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करा था, ऐसे अब हम किसको डिफाइन करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को. कि फ्रीज किसी भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जब लिक्विड फेज और लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज इन सॉलिड फेज. भाई जब आपका सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों को एग्जिस्ट करे तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट. अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट. जब फ्रीज कब करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के. तो अब हम फिर से वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ बाय एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉपर्टी. तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. नाउ इट्स वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, क्योंकि वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, सॉलिड सॉल्वेंट. तो इसका टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, लोअर. सो प्रेशर कम करेगा, वेपर प्रेशर कम करेगा तो टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा. सो सी बाय प्लॉटिंग द ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. नाउ अगेन इन दिस ग्राफ देयर इज अ 2 लाइन्स, वन इज रेड लाइन एंड वन इज ब्लू लाइन. Red line is for the liquid solvent. Suppose you have water and solution. Suppose you add salt in the water. और आपने क्या करा, उन दोनों को फ्रीज आउट करने के लिए फ्रिज में रख दिया. नाउ जब उसका टेम्परेचर कम हुआ क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है. तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होएगा टेम्परेचर भी कम होएगा. तो कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें आपको क्या नज़र आएगा, उसका फर्स्ट टाइम सॉलिड फेज जो है वो उस लिक्विड फेज में नज़र आएगा और वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट.
क्लियर। सेम ईयर फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को भी आपने ठंडा करने के लिए रख दिया, अब उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम होएगा। तो अब एक पॉइंट उस टेम्परेचर पे कम होते होते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे आपको फर्स्ट टाइम क्या अपीयर होने लग जाएगा उसके अंदर, सॉलिड। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट टू टेम्परेचर। नाउ हियर दिस टू टेम्परेचर इज TF, this is the freezing point of solution, and T naught F, freezing point of pure solvent. So by this diagram we can easily say is that कि जो solution का जो freezing point होता है वो कम होता है किससे, जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नाउ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालेंगे बच्चे, del TF del not T, that is the freezing point in the pure solvent, minus TF. Now this is the freezing point of the solutions. Now similar for the, जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था, तो वी कैन ईजली से इज दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। Now if you using the constant value, that del TF is equal to KF into small m, where del TF depression in freezing point, KF freezing point depression constant, molar depression constant or cryoscopic constant. Now unit of KF is K Kelvin kilogram per mole. क्लियर। नाउ अगर आपने W2 ग्राम ऐड किया है सोल्यूट तो उसका मोलर मास हो गया M2, W1 सॉल्वेंट है तो मोलर मास हो गया उसका Mn। नाउ बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस सोल्यूट, तो योर फॉर्मूला इज मे बी del TF is equal to KF multiplied by W2 by M2 and W1 divided by 1000. Now easily here we can calculate this depression in the freezing point, or you can easily calculate the number of this molar mass of the solute. Clear? Now the value of KF and KB means molar depression constant की और molar elevation constant depend upon the nature of the solvent. जो इनकी वैल्यूज़ है वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी बच्चे, कि आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है, और उसको हम फॉलोइंग रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। नाउ KF इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू दैट इज TF स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू del fusion H, and KB same formula R into M1 into del B square TB square upon में 1000 into del H vapor. Now what is the symbol of this, where R and M1, R is the gas constant, M1 is the molar mass of the solvent, TF and TB denotes the freezing point of or the boiling point of pure solvents, that is represented in the Kelvin, and del H fusion and del H vaporization, that is the enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Now here we can easily calculate the this molar mass of the solute, and KF and KB we can easily calculate. I hope you understand this topic, कि how can we calculate the this vapor pressure of the solution, or the elevation in boiling point, or the depression in boiling point. Okay, bye bye.